नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं बिहार तक। मैं हूं आपके साथ सुकन्या सिंह। तो आज हम चर्चा कर रहे हैं कि अगर हम कुर्नी के नतीजों की बात करें तो क्या बीजेपी कुर्नी बाई इलेक्शन हार रही है। जो सीनियर जर्नलिस्ट, राजनीति के विश्लेषक, चुनाव के जानकार हमारे साथ जुड़ते हैं, वो फिलहाल इसी तरीके के कुछ दावे कर रहे हैं कि मुकाबला तो बेहद कांटे का होगा, लेकिन स्लाइटली एज जो है वो बीजेपी को कुर्नी के नतीजों में मिलेगी। नतीजों के लिए बेशक हमें अभी 24 घंटे का इंतजार करना होगा, लेकिन इन सब के बीच इस अपने डिबेट के जरिए हम आपको बताने जा रहे हैं कि कुर्नी में आखिर किसका जो है किला बचने वाला है और किसका किला जाने वाला। अमिताभ भूषण वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़ गए हैं। इसके अलावा चंदन सिंह जी भी जो राजनीति के जानकार हैं वो भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले अमिताभ जी के पास चलते हैं। अमिताभ जी, ये जरा बताइए कि अब तक अगर हम जो वोटिंग का ट्रेंड रहा, जो चुनाव प्रचार का माहौल रहा, जिस तरीके से बयान टीवी चैनलों पर अखबारों में आए, उससे क्या लग रहा है, किसको आप एज देंगे? देखिए, चर्चा, परिचर्चा, ओपिनियन पोल, एग्जिट पोल, टीवी, अखबार के बयान, उस सब को इतर करके जो कुरहन्नी विधानसभा के लोग हैं, उनसे जो हमने बातचीत की है, वहाँ के लोकल स्ट्रिंगर से जो हमने बातचीत की, वहाँ के वोटर से बातचीत की, उससे ये समझ में आ गया कि कुरहन्नी विधानसभा में एक तो ये है कि जो कहा जा रहा है कि कांटे का मुकाबला है, तो मैं इससे इत्तेफाक नहीं रखता हूँ। कुरहन्नी विधानसभा में जहां पिछले चुनाव में 715 वोट से महज निर्णय हुआ था, इस बार आप सुकन्या जी देखिएगा कि निर्णय जो होगा वो 5000 से ज्यादा मत से निर्णय होने वाला है। तो इसको बहुत कांटे का मुकाबला मैं उस अनुपात में नहीं मान रहा हूँ। दूसरा, मैं ये मानता हूं कि एज निश्चित तौर पर महागठबंधन को है। उसकी वजह ये है, खराब कैंडिडेट सिलेक्शन के बाद भी अगर महागठबंधन, जो मैं कह रहा हूं, वो परिणाम में तब्दील होता है, जदयू कैंडिडेट चुनाव जीतते हैं, तो ये केवल और केवल आरजेडी और तेजस्वी के फैक्टर की वजह से होगा। क्योंकि तेजस्वी और नीतीश की जो सामूहिक वहां चुनाव की तैयारी हुई, जिसमें रैली में वो साझेदार बने, उसके बाद वहां की परिस्थिति बदली है। और जो आरजेडी का कोर वोटर रहा है, पुराना वोटर रहा है, लगातार हम लोग चर्चा करते रहे हैं कि मुस्लिम वोटर गोपालगंज के बाद से वो दिख रहा है कि आरजेडी से टूट रहा है और असदुद्दीन ओवैसी का असर हो रहा है बिहार में। पर कुरहन्नी इस सबको दरकिनार करेगा सुकन्या जी। कुरहन्नी ये साबित करने वाला है कि मुस्लिम यादव गठजोड़ एक बार पुनः उसने पूरी ताकत लगा करके यहाँ से मनोज कुशवाहा को लीड दी है। उसको मैं आधार मानता हूँ। उसके अलावा क्या है कि जो बीजेपी का कोर समूह रहा है, बहुत चर्चा हुई कि नीलाभ कुमार जो वीआईपी कैंडिडेट है, उनकी होने की वजह से उसमें बड़े पैमाने पर भूमिहार वोट टूटेंगे। भूमिहार वोटों में तो बड़ा डिवीजन नहीं हुआ सुकन्या जी। भूमिहार वोट में 70-75% भूमिहार वोटर जो है वो बीजेपी के साथ रहे और 25% नीलाभ में गए। लेकिन हाँ, मल्लाह वोटर में जो है बड़ा डिवीजन हुआ है। मल्लाह वोटर बड़े पैमाने पर शिफ्ट हुए नीलाभ में, और उसमें से एक चंक जो है वो शेखर सहनी के साथ भी गया है। तो ये सीधा सीधा नुकसान बीजेपी को यहाँ हुआ है। एक तरफ मुसलमानों में उतना बड़ा डिवीजन नहीं है, दूसरी तरफ मल्लाहों में डिवीजन है। तो ये एक बड़ा कारण है जिसकी वजह से लीड बनता हुआ दिख रहा है। फिर बाकी पचकोनिया जाति को देख लीजिए और कोयरी कुशवाहा को देख लीजिए। थोड़े बहुत, चूंकि मनोज कुशवाहा पहले मंत्री रहे हैं, तो मेरी जो जानकारी है कि राजपूत बिरादरी में भी 2-4 हजार वोट उनको मिला है। वहां भी कुछ ऑबलाइज वोट उनका था, जो गैर जदयू और गैर आरजेडी वोटर थे, उसमें भी थोड़ी बहुत वोट उन्होंने लिया है। बावजूद इसके बीजेपी थोड़ी बहुत वहां अगर संभल पाई तो केदार गुप्ता के व्यवहार की वजह से, उस कैंडिडेट सिलेक्शन की वजह से। लेकिन एज मैं साफ तौर पर देख रहा हूं कि वहां जदयू को एज है, ड्यू टू आरजेडी वोटर्स और आरजेडी फैक्टर। जी बिल्कुल बिल्कुल। राजीव सिंह भी राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ जुड़ गए हैं, इनसे भी बातचीत करेंगे, लेकिन चंदन सिंह भी हमारे साथ बने हुए। चंदन जी, अमिताभ भूषण तो सीधे सीधे एज जो है वो दे रहे हैं महागठबंधन को, नीतीश कुमार के कैंडिडेट को। आपको क्या लग रहा है, आपकी जानकारी क्या कुछ कह रही है? नहीं, देखिए, कुढ़नी एक ऐसा उपचुनाव बन गया है जो सीधे सीधे नीतीश कुमार जी की प्रतिष्ठा से जुड़ गया है। आप देख रहे हैं कि किस तरीके से लगातार पूरे सरकार के जो मंत्री हैं वो कुढ़नी में कैंप किए हुए थे। देखिए, इसमें भारतीय जनता पार्टी को एज मिलता हुआ हमको दिखाई दे रहा है कि तेजस्वी प्रसाद यादव जी को सभा में जब जब एक इमोशनल टच देना पड़ रहा है
कि पिताजी आंख खोलेंगे तो उनको हम कुढ़नी के बारे में क्या बताएंगे। धरातल पर सुकन्या जी बहुत महागठबंधन में वहां लड़ाई थी, वहां मनोज कुशवाहा जी के प्रत्याशी बनते ही जनता दल यूनाइटेड से वहां आरजेडी के जो समर्थित कार्यकर्ता थे और पदाधिकारी थे बहुत नाराज थे। तेजस्वी प्रसाद यादव जी मान मनोबल किए, लेकिन देखिए भारतीय जनता पार्टी की ये सीट नहीं थी, इसीलिए भारतीय जनता पार्टी पे कोई वैसा दबाव भी नहीं है। और जितना अच्छा परफॉर्मेंस भारतीय जनता पार्टी वहां पर करती हुई हमको दिखाई दे रही है कि अब तो जनता लोकतंत्र में मालिक होती है। जब मत दे दिया गया है, अब कल रिजल्ट आना है। अगर इसमें अगर सीधे भारतीय जनता पार्टी अगर इसमें विजयी होती है तो वो तो भारतीय जनता पार्टी की विजय होगी ही, लेकिन महागठबंधन में 7 दल हैं और 7 दल ये आश्वस्त नहीं दिखाई दे रहे हैं कि वो कुढ़नी उपचुनाव जीत रहे हैं। ये सबसे बड़ी बात है। ये मोकामा में भी हम लोग को देखने को मिला, गोपालगंज में तो खैर कहना ही नहीं है। यानी 2 तरफ आप धारा बांटे हुए हैं, एक महागठबंधन एक एनडीए, और महागठबंधन में 7 दल हैं और 7 दल का जो वोट परसेंटेज ये लोग बताते हैं उससे तो इन लोग को मोकामा और गोपालगंज भी जीतना चाहिए था। तो कुढ़नी में आके बात फंसी हुई है और जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी केदार गुप्ता जी ने मेहनत किया है वह दिखाई दे रहा है। आपके चैनल पे मैं देख रहा था सुकन्या जी की किस तरीके से मनोज गुप्ता और केदार गुप्ता और मनोज कुशवाहा में तू मैं हो रहा था बूथ के बाहर शाम के समय में। कुछ ऐसे आरोप भी लगे कि कुछ गड़बड़ भी हुआ है। तो आने दीजिए, अब तो कल है, अब तो जनता मालिक है लोकतंत्र में और अपना जो मत लोग दे दिया है, हमको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी इसमें आश्चर्यचकित करेगी जनता दल यूनाइटेड के प्रत्याशी को, और एज भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में है। बिल्कुल बिल्कुल। राजीव जी भी हमारे साथ बने हुए। राजीव जी, क्या आपको हमारी आवाज मिल पा रही है? आ रही है, आवाज आ रही है। बिल्कुल बिल्कुल। तो आपका गणित क्या कुछ कहता है, जरा बताइए। देखिए 2 तारीख से पहले तक ऐसा लग रहा था कि काफी नेक टू नेक फाइट है और अभी भी मुझे लगता है कि नेक टू नेक फाइट है। लेकिन ऐसा लगता है कि लालू यादव का जो ऑपरेशन हुआ है, किडनी का ऑपरेशन वहां पे सिंगापुर में, और रोहिणी ने जो किडनी दिया है, तो बेटी को जिस हिसाब से कि भैया बेटी देखिए इतनी महान बेटी है, इमोशन कार्ड जो है, प्ले कार्ड जो है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि जो ग्राउंड फील्ड में जो कुछ लोगों से बात हो रही है मेरी, तो मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव जो है वो समझाने में, मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं सफल हुए हैं। अंतिम फैसला तो 8 तारीख को पता चलेगा, पर ऐसा अब लग रहा है कि कहीं ना कहीं अभी भी नेक टू नेक फाइट है। लेकिन मैं शुरू से, देखिए आपके डिबेट में मैं कई बार मैंने कहा कि जीत उसी की होगी जो जिसका जो पूर्ण वोट बैंक है उसमें सिंध हमारी जो जितना ज्यादा कर सकता है वो जीत जाएगा। लेकिन ऐसा लग रहा है कि जो ओबीसी जो है, जो गोपालगंज में 12,000 जो सीट ले आए थे जिसके कारण महागठबंधन की हार हुई थी, तो ऐसा लग रहा है कि जो मुर्तजा जो उनके उम्मीदवार हैं, मुझे लगता है कि नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव जो है 2 तारीख को जब उनके साथ में उन्होंने जो साथ में मंच पे आए, तो मुझे हम लोग हमेशा ये बात करते थे कि देखिए ऊपर से डिसीजन तो हो गया है, साथ में आ गए हैं, लेकिन मन नहीं मिला है। तो ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं जो है वो 2 तारीख को दोनों साथ में आए हैं और कहीं ना कहीं संदेश देने में उन्होंने दिया है कि देखिए हम लोग एक साथ हैं। तो कार्यकर्ताओं को भी मन मिला है, क्योंकि देखिए यादव समाज भी जो है वो मनोज कुशवाहा से, कुशवाहा समाज और यादव समाज में काफी ठनी हुई रहती है। लेकिन देखिए मनोज कुशवाहा से भी नाराजगी काफी है, वहां थोड़ा ईगो इश्यू भी ऐसा कहा जाता है। पर अभी भी मैं ये मान के चल रहा हूँ कि थोड़ा सा महागठबंधन को एज है, ऐसा मुझे लग रहा है, क्योंकि सेंधमारी नहीं हुई है, ओबीसी ज्यादा वोट वहां नहीं ले पाए हैं। और ऐसा लग रहा है कि, लेकिन अभी भी मैं कह रहा हूँ कि जो जीत की जो चाबी है वो तो जनता के हाथ में है, ईवीएम में क्या दे। लेकिन मुझे लगता है कि जीत हार जो है नीलाव कुमार जो वीआईपी के जो उम्मीदवार हैं उस पर तय करेगा कि वो कितनी वोट में सेंधमारी करते हैं। तो अभी भी जो चाबी जो है वो वीआईपी के पास है, नीलाव कुमार के पास है, ऐसा मुझे लग रहा है। जी शुक्रिया। बिल्कुल बिल्कुल राजीव जी, लेकिन इन सब के बीच इतना तो तय है कि वीआईपी जितना नुकसान करेगी उतना नुकसान बीजेपी को होगा। चंदन सिंह भी हमारे साथ बने हुए, साथ ही अमिताभ जी भी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। अमिताभ जी, जो हमारा पैनल है वो मिक्स जजमेंट दे रहा है। एक तरफ आपने एज दिया है महागठबंधन को, वहीं चंदन जी को भरोसा है कि नहीं कमल खिल जाएगा कुर्नी में। लेकिन बहुत सारे फैक्टर होते हैं, अगर कुछ और फैक्टर जो आप हमारे दर्शकों के सामने रखना चाहें।
देखिए 2-3 बात है। एक तो क्या है कि बीजेपी की जो पॉलिटिक्स इस समय है उसमें ईबीसी और ओबीसी को वो केंद्र में रख के पूरी राजनीति करते हैं। वोट के मामले में भी, नीति के मामले में भी, नेतृत्व के मामले में भी, चाहे वो संगठन में नेतृत्व का मामला हो, सदन में हो, टिकट देने का मामला हो, हर मामले में। बावजूद इसके अब पचकुनिया जाति का वोट किधर गया? क्योंकि उस वोट की गिनती नहीं होती है और माना ये जाता है कि उसमें नीतीश कुमार की दखल अच्छी है। तो वहाँ बीजेपी ने ये कहा मोकामा परिणाम के बाद कि देखिए हमारे वोट शेयर में जो इजाफा हुआ उसमें पचकुनियों का महत्वपूर्ण योगदान है और नीतीश कुमार के उधर जाने के बाद भी हम उनको सहेजे रखे, समेटे रखे। कुढ़नी में क्या ये दावा 100% सही है? जहां से मैं देख रहा हूँ, मैं एक जाति आपको बताता हूँ, लोहार जाति। ओबीसी से उनको बाहर किया गया, इस बात की नाराजगी थी और उस जाति ने सीधे-सीधे महागठबंधन के कैंडिडेट को अपना वोट 99% वोट किया है। दूसरी तरफ क्या है कि नीतीश कुमार को लेकर के या मनोज कुशवाहा को लेकर के जो नाराजगी थी उसके बाद भी जैसे 17 में आप देखेंगी जब वहां सहनी जीते थे चुनाव आरजेडी से, तो कुशवाहा वोट में डिवीजन हुआ था ड्यू टू मनोज कुशवाहा और कुशवाहा फैक्टर की वजह से वो डिवीजन हुआ था, भीतरघात की बात भी निकल के आई थी। इस बार कुशवाहा मत जो रहा है और कोयरी मत रहा है वो एकदम एकजुट महागठबंधन के पक्ष में रहा है। कुशवाहा और यादव के बीच पुरानी अदावत रही है कुरहनी के भीतर, लेकिन इस वक्त दोनों साथ मिलकर के उन्होंने वोट कास्ट किया है। मुसलमानों में भी वो असर नहीं दिखा पाए। उसकी बड़ी वजह ये भी रही सुकन्या जी, यहाँ जो लोग पैनल में बैठे होंगे शायद वो इत्तेफाक भी रखेंगे कि असदुद्दीन ओवैसी के जो कैंडिडेट थे वो अंसारी बिरादरी से थे। और वहां क्या है कि या तो सैयद कोई कैंडिडेट होता या शेख कोई कैंडिडेट होता या धुनिया कोई कैंडिडेट होता मुस्लिम में, तो वो ज्यादा मत लेके जाता इनकी तुलना में, अंसारी की तुलना में। इनकी ये स्थिति है कि जो मेरी जानकारी है कि 5,000 के नीचे रहेंगे, 3 से 5,000 के बीच सिमट जाएंगे। और मुसलमानों का जो मेजर चंक है वो महागठबंधन में शिफ्ट हुआ। ये कई उपचुनाव के बाद ऐसा दिखा है कि एक साथ वो शिफ्ट हो रहे हैं। तो मुस्लिम, यादव, पचकोनिया, कोयरी, कुशवाहा, इस सब को अगर जोड़ ले और साथ में जो अपर कास्ट वोट बैंक है उसमें भी कुछ कुछ छिटपुट छिटपुट, कुछ ब्राह्मण, कुछ भूमिहार, राजपूत, वो भी अगर मनोज कुशवाहा अपने ऑबलाइज वोट के कारण लेके गए हैं तो जाहिर तौर पर ये दिखेगा। दूसरी तरफ आप देखिए कि बीजेपी का नुकसान क्या है। नित्यानंद राय वहां कैंप कर रहे थे, तमाम जाति के नेता वहां कैंप कर रहे थे, अलग अलग जाति के, क्योंकि यादव वोटर वहां अच्छी संख्या है, डिसाइसिव है और उनकी नाराजगी थी। कुशवाहा को वो देना नहीं चाह रहे थे, मनोज कुशवाहा को भी नहीं देना चाह रहे थे और कुशवाहा कैंडिडेट को भी नहीं देना चाह रहे थे। नित्यानंद राय ने बहुत जोर आजमाइश की, लेकिन बमुश्किल 1 से 1.5% वोट भी उनको मिल जाए तो बहुत है। कुढ़नी ये भी साबित करने वाला है कि यादवों के सर्वमान्य नेता इस समय भी लालू यादव के बाद उन्हीं के बेटे हैं। कोई दूसरा लीडरशिप, किसी दूसरी जाति का लीडरशिप वहां डेवलप नहीं हो पाया है। तो ये तमाम एज को जोड़ते हुए मैं ये मान रहा हूं कि सब वजहों के कारण माइनस केवल महागठबंधन में यही है कि कैंडिडेचर मनोज कुशवाहा का था, जिनके व्यवहार की वजह से लोगों की नाराजगी थी। आमतौर पर कुढ़नी के मतदाता आपको ये कहते हुए मिल जाएंगे कि मनोज कुशवाहा का व्यवहार बहुत खराब है, वो अहंकारी है, जिस वीडियो का जिक्र हो रहा था उसमें भी वो दिख रहा था। बावजूद इसके वहां के वोटरों ने मनोज कुशवाहा को तेजस्वी के कारण वोट दिया या नीतीश कुमार के कारण वोट दिया या अलायंस के कारण वोट दिया, वहां के मतदाताओं ने वोट उनको दिया है। बीजेपी को एक बड़ा नुकसान एबीपी की वजह से हो रहा है। मैं अभी भी कह रहा हूं सुकन्या जी की भूमियार वोट का उतना नुकसान नहीं जितना मल्लाह वोट का हुआ है। और ये अजय निषाद के लिए सवाल है कि पार्टी ने, बीजेपी ने अजय निषाद को इतना बढ़ाया, बनाया, उनको बार बार महत्व दिया, एक के बाद एक हर चुनाव में वो फेल होते जा रहे हैं। बोचहा में भी मल्लाहों ने उनका साथ नहीं दिया और कुरहनी में भी अगर मल्लाह वोटर उनके बात में नहीं आ पा रहे हैं तो बीजेपी के लिए और उनके मल्लाह लीडरशिप के लिए ये सोचने का वक्त है। जी सुकन्या जी। बिल्कुल बिल्कुल चंदन जी जो बातें यहाँ पर अमिताभ जी कह रहे हैं उसके बाद लगभग लगभग लग रहा है कि जो है इनके हिसाब से कि भाई तेजस्वी यादव जो है बचा लेंगे महागठबंधन का किला कुढ़नी में। आपके पास क्या कुछ डाटा है जिसके आधार पर आप दावा कर रहे हैं कि बीजेपी जो है वहां पर जीत रही है? सुकन्या जी, जिस पार्टी का विधायक कुढ़नी में हो, अब चुनाव आयोग उनकी सदस्यता समाप्त कर देते हैं, तो भला बताइए कि कोई पार्टी अपना सिटिंग सीट अपने सहयोगी को दे देता है क्या? तेजस्वी प्रसाद यादव जी को पता था कि वहां पर उनके विधायक विकास के काम किए नहीं, तो अब धीरे से, चतुराई से
वो जनता दल यूनाइटेड को वो सीट दे दिए, और जनता दल यूनाइटेड को वो सीट मिलते के साथ आरजेडी के जो कार्यकर्ता वहां पर थे वो उबल गए। तेजस्वी प्रसाद यादव जी का तो जो हम लोग को जानकारी है सुकन्या जी, कि बहुत मान मनोवल के बाद इनको कुढ़नी ले जा पाया गया। और देखिए, अगर नीतीश कुमार जी विकास के नाम पे चुनाव लड़ते तो इनको तो कुढ़नी में जाना ही नहीं चाहिए था। विकास पे कहाँ लड़े, ये तो जातीय समीकरण वहां पर भिड़ाए हुए हैं कि किसी भी तरीके से हम साध लें। तो मुकेश सहनी से जो इनका कहा जाता है, जो राजनीतिक गलियारे में खबर है कि ललन सिंह की बैठक हुई थी कि किस तरीके से किस समाज से एक प्रत्याशी को देना है जो बीजेपी का जो कोर वोटर है उसमें डिवीजन हो सके। मुकेश सहनी का अगर आप देखिएगा तो ये मोकामा में और गोपालगंज में अगर एक पॉलिटिकल पार्टी का अधिकार है, मैं मानता हूं कि एक पॉलिटिकल पार्टी का अधिकार है कि वो कहीं भी अपना प्रत्याशी दे सकता है, तो मोकामा में और गोपालगंज में वो प्रत्याशी कहाँ चला गया? वो मुकेश सहनी अभी किस हैसियत से सरकारी आवास में है? ये बहुत सारे ऐसे प्रश्न हैं सुकन्या जी जो यथार्थ में खड़े हैं, और कुढ़नी की जो जनता है, जो वहां पे सवर्ण समाज है, वह इस चीज को पहचान गया है कि कौन छद्मवेशी है, कौन यहाँ पर वोट का डिवीजन करने के लिए आया है। मैं अमिताभ जी से मैं बिल्कुल सहमत हूँ कि सहनी समाज में मुकेश सहनी का जो एक नजरिया है सन ऑफ मल्लाह का, वो तो है, लेकिन ये डिवीजन भी उतने ही तेजी से 3 पार्ट में हो गया। और देखिए, जो कुशवाहा समाज है, वो कुशवाहा समाज और यादव समाज दोनों में वहां 36 का आंकड़ा है। तेजस्वी प्रसाद यादव जी का जाकर कहना, अपना पिताजी के बारे में कहना, ये कहीं ना कहीं उसी को दर्शाता है। लेकिन मैं ऐसा मानता हूं कि भारतीय जनता पार्टी ने वहां पर बहुत अच्छा चुनाव लड़ा है, और नतीजे जो अभी हम लोग आकलन कर रहे हैं या और सब जगह जो आकलन आ रहे हैं, इससे इतर हो सकते हैं। और देखिए, अब तो कल है, हम लोग अब तो जनता के जो निर्णय है उस पे प्रश्न हम लोग खड़ा करें, लेकिन बीजेपी ने बहुत शानदार वहां पर चुनाव लड़ा है, और बीजेपी का जो बूथ मैनेजमेंट है, जो जो इनका एक चुनाव लड़ने का तरीका है, वो कहीं ना कहीं महागठबंधन से बहुत आगे है। सुकन्या जी। बिल्कुल बिल्कुल, राजीव जी भी हमारे साथ बने हुए। राजीव जी, दो नजरिया यहाँ पर, अमिताभ जी का नजरिया है, चंदन सिंह का नजरिया है, आप किससे ज्यादा कनेक्टेड फील कर रहे हैं? एक चीज मैं ऐड सुकन्या करना चाहूंगा, सिर्फ सुकन्या जी, एक चीज मैं ऐड करना चाहूंगा कि ओवैसी जी की जो पार्टी है, ओवैसी जी के पार्टी को कहा जा रहा है कि वोट जो आरजेडी का जो कोर वोटर है, जो अल्पसंख्यक समाज है, शायद ये इसी को वोट किया है, आरजेडी को। लेकिन आप याद रखिए कि सीमांचल में 2020 में 5 सीट जीतना कोई साधारण बात नहीं है, और जिस तरीके से ओवैसी की पार्टी को तोड़ा गया, 4 विधायक को मिलाया गया, और अभी हाल फिलहाल का एक सबसे बड़ा जो अपडेट है वो है कि पूर्व सांसद शहाबुद्दीन जी के परिवार के साथ जो आरजेडी के अभी संबंध हैं वह जग जाहिर हैं, और अल्पसंख्यक समाज जो है वह शहाबुद्दीन जी के बारे में क्या सोचता था ये बताने की जरूरत नहीं है। हमको लगता है कि ओवैसी जी की भी पार्टी एक अच्छा खासा वोट वहां पर कुढ़नी में काटती हुई दिखाई देगी। जी बिल्कुल बिल्कुल, राजीव जी अब आप अपनी बात पूरी कीजिए। राजीव जी, क्या आपको आवाज मिल रही है? तो चलिए एक बार फिर से आप एग्जिट करके एंट्री कर लीजिए, तब शायद आपकी तकनीकी दिक्कत जो है वो दूर हो जाएगी। अमिताभ जी भी हमारे साथ बने हुए हैं, और बहुत सारी बातें यहाँ पर जो है चंदन जी ने कहा, उन्होंने कहा कि एआईएमआईएम एक फैक्टर है, और जो मुस्लिम वोट है उसका बिखराव होगा, उसका फायदा जो है वो बीजेपी को मिलेगा। बीजेपी के बूथ मैनेजमेंट की भी बात इन्होंने कही, इसको आप कैसे काउंटर करेंगे? सुकन्या जी, क्या है, बीजेपी अक्सर कहती है पन्ना प्रभारी, बूथ प्रभारी, ये सब बात ठीक है। और जो मेरी जानकारी है, कुरहनी के भीतर पैसे का भी अच्छा खासा खेल हुआ। अंतिम रात में चुनाव से एक दिन पहले पैसा भी खूब बटा, लेकिन जो प्रतिबद्ध मतदाता थे उन्होंने पैसा तो ले लिया, लेकिन पैसा लेने के बाद भी निर्णय वही किया जो पहले से उनके दिमाग में था कि उनको जहां वोट करना था वहां उन्होंने वोट किया। तो अब उसमें और दूसरी बात जो है वो प्रबंधन की जहां तक बात है, तो प्रबंधन का कौशल तमाम होने के बाद भी आप जिन लोगों को लगाए थे, जिन्हें आपने जाति का नेता बनाया, सवाल तो ये है कि आप ये मानते हैं मुकेश सहनी की तुलना में अजय निषाद निषादों के लीडर हैं, तो वो साबित करें कि वो निषादों के लीडर है। अगर उनके होने के बाद भी बड़ा डिवीजन, अगर एक बड़ा चंक शिफ्ट होता है निलाब कुमार में,
और सबसे छोटा चंक उनमें शिफ्ट होता है। निर्दलीय को भी उनसे ज्यादा अगर मिल जाता है सैनी समाज का वोट, तो ये सवाल है कि बीजेपी का प्रबंधन क्या है और लीडरशिप कैसी है। यादव वोट की इतनी अच्छी खासी संख्या है, केंद्र में नित्यानंद राय राज्य मंत्री बनाए गए हैं गृह मंत्रालय के, वो कैंप कर रहे थे, बावजूद इसके अगर यादव वोट में वो सेंध नहीं लगा पा रहे हैं, तो ये बीजेपी के कुशल प्रबंधन का हिस्सा है या फेल प्रबंधन का हिस्सा है, इस पर भी सवाल होना चाहिए। तमाम केंद्र के मंत्री गिरिराज सिंह जैसे हिंदू हृदय सम्राट और भूमिहारों के बड़े नेता, जो अलग बात है कि अपनी लोकसभा में नहीं बचा पाते हैं अपनी इज्जत, और एमएलसी चुनाव में बेगूसराय भी हारते हैं, गृह क्षेत्र में भी हार जाते हैं, ओचहा में भी जिस बूथ पर गए वहां भी हार के चले आए, वो कुरहनी घूम रहे थे, तो क्या वो भूमिहारों को अपने पक्ष में लेके आए? वहां अगर भूमिहार बीजेपी के पक्ष में सुकन्या जी गया है, तो निश्चित तौर पर मैं ये मानता हूं कि उसमें सुरेश शर्मा की भूमिका बड़ी भूमिका है, और उनकी वजह से जरूर भूमिहार वोट वहां थोड़ा बहुत रुका है। लेकिन ऐसे ही हर जाति में आप देखेंगी, चिराग पासवान गए, पासवान वोट में जिस तरीके से उन्होंने मोकामा के भीतर अपना जादू दिखाया, आपको कुरहनी में वो जादू नहीं दिखेगा। वहां भी डिवीजन हुआ है और एक छोटा चंक आरजेडी में शिफ्ट हुआ, मतलब आरजेडी जेडीयू गठबंधन में आरजेडी की वजह से शिफ्ट हुआ है। जो वहां राम जाति के वोटर हैं उनमें भी डिवीजन हुआ है, वो भी शिफ्ट हुए हैं। मेरा ये कहना है कि ये कैसा प्रबंधन है कि आप जाति के नेता को लगाते हैं वहां, बावजूद इसके जातियां आपके साथ नहीं आती, आपकी कोर जो जातियां हैं वो दूसरी तरफ शिफ्ट होती है, तो ये प्रबंधन पर सवाल है। तीसरी बात, मुस्लिम उम्मीदवार पर भी चंदन जी कह रहे थे कि हम सब ने गोपालगंज देखा है। देखिए, गोपालगंज में जो कैंडिडेट चुनाव लड़ रहे थे, उनके असर में, उनकी जाति के वहां के वोट में और यहाँ अंसारी समुदाय में, दोनों में फर्क है सुकन्या जी। दूसरी बात यह है कि हिना साहब का जहां तक मामला है, तो सिवान और गोपालगंज में तो समझ में आता है, लेकिन हिना साहब का असर कुरहनी में होगा, मुझे इस बात में संदेह है, क्योंकि हिना साहब बेवा है शहाबुद्दीन की, वो शहाबुद्दीन नहीं है। तीसरी बात, सीमांचल का जिक्र हो रहा था कि भाई सीमांचल के मुसलमानों ने असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी को चुन लिया वहां। इसमें एक बात ये भी सुकन्या जी ध्यान रखना होगा कि सीमांचल में जो कैंडिडेट चुनाव जीत के आए असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी से, वो सारे कैंडिडेट पहले से राजनीतिक पृष्ठभूमि के थे और उनका लगाव आरजेडी से रहा है। उसमें से कई ऐसे हैं जो पहले आरजेडी में रह चुके हैं, तो वो बहुत स्वाभाविक था उसका उसमें शिफ्ट होना। कुरहनी में ऐसी कोई परिस्थिति नहीं है। और गोपालगंज के बाद बिहार में मुसलमानों की का जो वोट का पैटर्न है वो बहुत स्ट्रेटेजिक हो गया है। उनको ये लगा कि किसको जिताना है, किसको हराना है और किसको जिताना है, तो वो वोट बेकार करने की दशा में या इस स्थिति में नहीं थे, इसीलिए यहाँ पैटर्न बदला है, वो आपको दिखेगा। इस सब को जोड़ के ही मैं कह रहा हूं कि महागठबंधन को एज है। ये बात सही है कि चुनाव से 5 दिन पहले तक बीजेपी अच्छी लड़ाई वहां लड़ रही थी, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे चुनाव नजदीक आता गया और अंतिम रात में मैं ये मानता हूं कि जेडीयू प्रत्याशी को अच्छा खासा लीड मिला, और इसीलिए मैं कह रहा हूं कि वो 5000 प्लस से न्यूनतम 5000, उससे ज्यादा संख्या से हो सकता है 11,000 का जो पहले रहा है अंतर, वो भी क्रॉस कर जाए, वहां वो चुनाव निकालेंगे। जी बिल्कुल। राजीव जी, आपसे एक सवाल था, उसका जवाब आप दे दीजिए, उसके बाद मैं चंदन जी के पास जाऊंगी। सवाल ये कि दो यहाँ पर हमें प्रोस्पेक्टिव दिख रहा है, अमिताभ जी का और चंदन सिंह जी का, आप कुछ क्लियर कहना चाहेंगे इस पर? वही सुकन्या, मैं अमिताभ जी और चंदन जी को सुन रहा हूं, तो अमिताभ जी के बातों से ऐसा लग रहा है कि महागठबंधन जीतेगा और चंदन जी के बातों से ऐसा लग रहा है कि बीजेपी जीतेगा। पर मैं शुरू से कह रहा हूं और अभी भी मैं कह रहा हूं कि देखिए, थोड़ा बहुत फर्क आया है नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव के साथ में, लेकिन मैं अभी भी कह रहा हूं कि नेक टू नेक फाइट है। अभी हमें इंतजार करना चाहिए। अभी हमें ये नहीं कहना है कि हम नहीं कहने की स्थिति में नहीं है कि महागठबंधन जीतेगा या भाजपा जीतेगा, क्योंकि देखिए, मैंने कहा ना कि जो जितना सेंधमारी कर ले। बुचहा में हमने देखा कि भूमिहार जो है वहां पे भाजपा हार, वहां पे भूमिहार जाति में काफी सेंधमारी हो गई थी, लेकिन ऐसी खबरें आ रही है कि भूमिहार अभी वहां पे सेंधमारी नहीं हुई है। ओबीसी, मुझे ऐसा लग रहा है कि तेजस्वी यादव समझाने में कामयाब हो गए मुसलमानों को कि आप हमें वोट दीजिए, आप ओबीसी को वोट देके अपना वोट खराब कर रहे हैं। ऐसा तो लग रहा है, क्योंकि वहां पे ऐसा लग रहा है 2-4 वोट मिलेगा मुर्तजा जी को, जो कि गोपालगंज में जो 12,000 मिले था, जिसके कारण हार हुई है। लेकिन ये है कि ऐसा लेकिन अभी ये भी लग रहा है कि जो भूमिहार वोट में जो सेंधमारी की जो उम्मीद कर रहे थे महागठबंधन, ऐसा नहीं हुआ है। तो मुझे ऐसा लगता है कि अभी हमें इंतजार करना चाहिए। और अभी जो पैनल में साथी हैं, अभी 50-50 हैं, चंदन जी, अमिताभ जी, तो अभी देखते हैं कि मुझे ऐसा लग रहा है कि 50-50 को थोड़ा उसको होल्ड करना चाहिए। मैं अभी भी कहूंगा कि नेक टू नेक फाइट है और कोई भी जीत सकता है, कोई भी हार सकता है। और मैं शुरू से कह रहा हूं आपके डिबेट में कि मैं सिर्फ इसको
बिहार का मैं सिर्फ ये उपचुनाव नहीं मानता हूँ इसको, मैं ये कहता हूँ कि ये कहीं ना कहीं प्रतिष्ठा की लड़ाई है। नीतीश कुमार का बहुत कुछ दांव पे लगा हुआ है। देखिए, प्रतिष्ठा तो महागठबंधन और बीजेपी दोनों की है। अगर महागठबंधन हार जाता है तो बीजेपी कल ये घोषणा कर देगी कि जेडीयू समाप्त हो गई, जेडीयू विलय हो रहा है। उन्होंने तो ये, लेकिन और अगर बीजेपी जीत जाती है तो देखिए मोराल पे भी असर पड़ेगा, कॉन्फिडेंस पे भी असर पड़ेगा। लेकिन मैं जो ये मानता हूँ, ये सिर्फ उपचुनाव नहीं है, ये बिहार की राजनीति को कहीं ना कहीं तय भी करेगा कि देखिए ये प्रयोग हो रहा है। अभी हम देख रहे हैं, कल मैं किसी डिबेट में बैठा हुआ था, वहां पे एक टॉपिक था कि सवर्ण जाति के जितने भी राजनीतिक दल हैं, सबके अध्यक्ष सवर्ण जाति के बन रहे हैं। तो क्या सवर्ण जाति का जो दौर है क्या वापस आ गया है बिहार में? तो देखिए, बिहार जो है वो देश का सबसे राजनीतिक तौर पे सबसे जागरूक स्टेट है। हम देखेंगे यहाँ का जो पान का ठेला वाला भी, अंडा वाला भी, हर कोई ऐसे डिस्कस करता है कि लगता है राजनीति का कितना बड़ा विशेषज्ञ हो। तो बिहार जो है देखिए बहुत जागरूक है, यहाँ के लोगों को अंडरएस्टिमेट नहीं करना है। और इसीलिए जो चंदन जी और अमिताभ जी हैं, जो बीजेपी और महागठबंधन वन से बराबर चल रहे हैं, मुझे लग रहा है कि थोड़ा होल्ड करना चाहिए और 8 का इंतजार करना चाहिए। नेक टू नेक फाइट है। मैं अभी भी इस बात पे मैं अड़ा हुआ हूँ जी। बिल्कुल। तो कल सुकन्या, तक मामला, जो हमारे पैनल के नजरिए से अगर देखें तो कल तक मामला जो है फंसा हुआ है, और नतीजे क्या कुछ होंगे उसके लिए 24 घंटे का हमें इंतजार करना होगा, क्योंकि पैनल हमारा बड़ा बैलेंस है। एक व्यक्ति चंदन जी जो है वो कह रहे हैं कि भाई बीजेपी जीत रही है, अमिताभ जी कह रहे हैं कि नहीं भाई जो है वहां से जेडीयू जीत रही है, और राजीव जी और मैं जो है कल का इंतजार कर रहे हैं। मामला हम लोग या मुकाबला हम लोग करीबी मान रहे हैं। अमिताभ जी, बहुत सारी बातें यहाँ पर चंदन जी के द्वारा कही गई और कहा यह गया कि एआईएमआईएम बड़ा फैक्टर होगा। आपने उसमें अपनी दलील दी कि भाई अगर शेख सैयद कम्युनिटी से अगर वो होते तो फिर एज होता अंसारी साहब को, लेकिन क्योंकि वो किसी और कम्युनिटी से है इसलिए ज्यादा फायदा यहाँ पर जो है एआईएमआईएम जो है नहीं उठा पाएगी, बड़ा नुकसान ही होगा। लेकिन इन सबके बीच बड़ा सवाल है कि नीतीश कुमार की बहुत कुछ दांव पर है, और सुशील मोदी ने भी उनसे जो है कहा है कि भाई अगर आप हारेंगे तो क्या रिजाइन कर देंगे। ऐसी बहुत सारी बातें कही जा रही है बीजेपी की तरफ से, एक मेंटल प्रेशर बनाया जा रहा है नीतीश कुमार पर। क्या लग रहा है आपको कि क्या अगर यहाँ कुर्नी जीतता है महागठबंधन तो इस नीतीश कुमार का जो ये पलटी मारना है, या हम कहें कि एनडीए को छोड़कर महागठबंधन में जाना है, उसको भी एक मान्यता मिल जाएगी क्या? देखिए, यहाँ से सुकन्या जी एक बड़ी बात ये निकल के आएगी कि नीतीश कुमार की जो राजनीति है बिहार में, उसका पानी उतर गया है। नीतीश कुमार की राजनीतिक जमीन वैसे भी पहले नहीं थी। वो कभी बीजेपी की जमीन बेच लेते थे, कभी आरजेडी की जमीन बेच लेते थे। अपनी वैसी कोई जमीन उनकी थी नहीं। एक जो उन्होंने अपना चेहरा गढ़ा था विकासवादी, सुशासनवादी, उसका भी पानी वर्षों पहले उतर गया। और इसीलिए जनता ने उनको 3 नंबर की पार्टी, मतलब 3rd डिवीजन उनको दिया बिहार के सामान्य जो चुनाव, साधारण चुनाव हुआ था बिहार विधानसभा का, उसमें। बावजूद इसके वो मुख्यमंत्री बने और दोनों ही तरफ मुख्यमंत्री रहे। अब क्या आप एक चीज देखिए सुकन्या जी, नीतीश कुमार पटना में रह करके मोकामा नहीं गए चुनाव प्रचार के लिए, गोपालगंज भी नहीं गए। नीतीश कुमार ये चाहते थे कि आरजेडी दोनों जगह हार जाए, क्योंकि सत्ता का बैलेंस, गठबंधन का बैलेंस गड़बड़ नहीं होगा, वो बना रहेगा। लेकिन अगर तेजस्वी यादव कुरहनी नहीं जाते तो तय बात है कि जो बात चंदन जी कह रहे हैं, राजीव जी कह रहे हैं, मैं सीधे सीधे कह देता कि मनोज कुशवाहा हार गए और बड़े मतों के अंतर से वो चुनाव हार गए। लेकिन इस चुनाव ने ये साबित किया है, अगर परिणाम जैसा मेरा आकलन है, जैसा मेरा अनुमान है, इस अनुरूप अगर परिणाम होता है तो एक बात तय है कि नीतीश की राजनीति समाप्त हो गई है और तेजस्वी यादव को कम से कम नीतीश कुमार की कोई जरूरत नहीं है बिहार की राजनीति में। ये एक बार फिर से साबित होगा, क्योंकि ये विधानसभा चुनाव के समय भी साबित हुआ था कि जो कुछ भी तेजस्वी ने हासिल किया था वो अपनी बदौलत उसने हासिल किया था, अपने गठबंधन की बदौलत हासिल किया था, जिसमें नीतीश कुमार का कोई योगदान नहीं था। और इस वक्त भी अगर वो कुरहनी जीतते हैं तो इसमें नीतीश का कोई लेना देना नहीं है, ये तेजस्वी की जीत होगी, भले उनके सिंबल की, नीतीश के सिंबल की जीत है। तीसरी बात सुकन्या जी, इस चुनाव के संदर्भ में मेरा ये कहना, जो बात राजीव जी अभी कह रहे थे, मेरा ये मानना है कि देखिए, अनुमान, आकलन या विश्लेषण अगर आप करते हैं तो उसके पीछे कुछ तर्क आप लेके चलते हैं, कुछ सूचना होती है, कुछ तर्क होता है, कुछ आंकड़े होते हैं, उसका आप विश्लेषण करते हैं। तो उस सब के आधार पर चूर-चूर और मुड़-मुड़ दोनों कैसे होगा? कनियों के भाई या दुल्हों के भाई? अरे भाई किसी एक ही के रहेंगे ना। या तो हमारा विश्लेषण पूरी तरीके से खारिज हो जाएगा परिणाम आने पर, तो मैं मान लूंगा कि मेरे विश्लेषण में दोष था या मैं गलत था। फिर क्यों गलत था मैं उसकी व्याख्या करूंगा, और नहीं तो मुझे जो मेरे तर्क मुझे बता रहे हैं, मेरा जो अनुमान है, उससे तो मैं सीधा सीधा कहूंगा ना कि ये होगा। तटस्थ होना, ये तटस्थ हो करके विश्लेषण क्या करना है? कांटे का मुकाबला, कांटे के मुकाबले में अगर मैं ये बात राजीव भाई की मानता हूं, अगर
ये 500 700 600 से अगर निर्णय होता है तो मैं मानूंगा कांटे का मुकाबला, लेकिन अगर 5000 प्लस से होता है या 5000 से होता है तो राजीव भाई मानेंगे ना कि कांटे का कोई मुकाबला नहीं था। हम बस अपना चेहरा बचा रहे थे कि फंसे नहीं, कल हो के गाली सुने तो अमिताभ भूषण सुने या चंदन जी सुने, हम बचे रहे कि जी हम तो इधर भी थे उधर भी थे। ज्यादातर सर्वे एजेंसी सुकन्या जी यही करती है, 50-50। अरे 50-50 क्या होगा भाई, या तो 51 होगा 49 होगा, ये क्या होता है 50-50? तो मैं 50-50 वाला नहीं हूं, या तो वाहवाही होगी या गाली सुनेंगे, दोनों के लिए तैयार है। मैं अपने तर्क के साथ हूं सुकन्या जी। जी जी राजीव जी कुछ काउंटर करना चाहते हैं, राजीव जी मैं अमिताभ भाई को मैं वही कह रहा था कि देखिए चुरी चुरी मुरमुरी वाला तो ठीक है, लेकिन आपके अपने तर्क हैं, तो चंदन भाई के भी अपने तर्क हैं, तर्क तो सबके अपने हैं। लेकिन मैं जो कह रहा हूँ कि कुडनी विधानसभा का आप इतिहास देखिए, वहां पे नेक टू नेक फाइट रहा था। पिछले बार कितने वोट से जीते थे? पिछले बार 700 बार। पिछले बार उससे पीछे का बताइए। जी। और 54 से अभी लेकर अभी आपने देखा, अभी आपने अमिताभ भाई देखा वोट परसेंट कितना कितना हुआ है? 57.06% वोटिंग पड़ा है। इसको अच्छा खासा वोटिंग माना जाता है। तो ऐसा, आप वरिष्ठ पत्रकार हैं, तो अगर देखिए क्या है, वोटिंग जब ज्यादा पड़ता है तो ऐसा माना जाता है कि सरकार के खिलाफ पड़ा है, तो हम तो वो भी एंगल देखेंगे। इसलिए मैंने कहा कि नेक टू नाइक है, मैंने 50-50 नहीं कहा। मैंने कहा कि महागठबंधन को एज है 50-50। मैंने कहा कि देखिए, लेकिन नेक टू नेक फाइट अभी भी मैं कहता हूँ, इतनी ज्यादा वोटिंग हुई है, 57% वोटिंग हुई है वहां पे। जहां ज्यादा वोटिंग होती है ऐसा माना जाता है सरकार के खिलाफ वोटिंग हुई है। नहीं, ये मैं वही कह रहा हूँ, और सेंधमारी हुई नहीं है। इसीलिए मैं चुरचुरी अमिताभ भाई, इसलिए चुरचुरी मुरमुरी, हाँ अमिताभ जी भाई, इसलिए चुरचुरी मुरमुरी वाली बात तो ठीक है, लेकिन मैं अभी भी कहूंगा कि आपके अपने आकलन है, मैं उसको गलत नहीं कह रहा हूँ। चंदन भाई के अपने आकलन है, वो भी मैं कह रहा हूँ। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि सारी चीजों को देखते हुए मैंने ये नहीं कहा कि 50-50, मैंने नहीं कहा ये शब्द आपने मैंने ये कहा कि महागठबंधन को अभी एज है। बता दीजिए किसको एज है। महागठबंधन को, मैंने कहा महागठबंधन को, महागठबंधन को एज है, मतलब पैनल मैंने तो कहा आपने एज है, लेकिन बिल्कुल, लेकिन मैंने ये कहा सुकन्या जी, सुकन्या जी, देखिए कुढ़नी में जो यादव समाज का वोट है ये बट चुका है, और ये नित्यानंद राय जी जो गृह राज्य मंत्री हैं वो कैंप किए, और जो यादव समाज नाखुश था मनोज कुशवाहा को वहां पर प्रत्याशी बनाने को लेकर, इसका पूरा फायदा भारतीय जनता पार्टी ने उठाया और वहां पर कहीं ना कहीं डिवीजन कराने में सफल रहे लोग। और यहाँ पर जो मुकेश सहनी जी ने नीलाभ कुमार को खड़ा किया, इसमें देखिए ये भूमिहार समाज टूटा नहीं, और सहनी समाज का भी जो वोट था सुकन्या जी, वो अनिल सहनी जो आरजेडी के वहां पर विधायक थे, उन्होंने तो खुला एक जंग छेड़ दिया था, और कई छोटे छोटे समूह में वो लगातार बैठक कर रहे थे कि ये गलत किए हैं नीतीश कुमार जी, और एक साजिश के तहत उनका जो सीट है ये जनता दल यूनाइटेड को दिया गया है। तो ये सब जो इंटरनल लड़ाई था, और जो अमिताभ भाई बोल रहे थे कि नीतीश कुमार का पंचफोरवा वोट है, ये पंचफोरवा वोट इनका मोकामा में कहां चला गया था? 2020 का आप चुनाव परिणाम का देख लीजिए आंकड़ा, महज 1000 वोट जो है उससे सरप्लस हो पाया है महागठबंधन के प्रत्याशी को। मैं इनकी बात से सहमत हूं कि दोनों जगह चुनाव प्रचार नहीं करके मोकामा और गोपालगंज में नीतीश कुमार जी ये साबित कर दिए कि राष्ट्रीय जनता दल के प्रत्याशी हार जाए चुनाव, इनकी मंशा ऐसी थी। और देखिए तेजस्वी प्रसाद यादव यूथ लीडर हैं, लेकिन उनके जो आदरणीय पिताजी हैं लालू प्रसाद यादव जी, वो राजनीति के धुरंधर हैं, वो जानते हैं कि राजनीति में किस तरीके से बैलेंस किया जाता है। तो नीतीश कुमार जी का जो कुढ़नी में भीतरघात होगा, ये कहीं ना कहीं आपको देखने को मिलेगा कि राष्ट्रीय जनता दल के जो कार्यकर्ता हैं वो जनता दल यूनाइटेड के साथ किस तरीके से भीतरघात हुआ है, ये कल चुनाव परिणाम में स्पष्ट दिख जाएगा। भारतीय जनता पार्टी बहुत जबरदस्त वहां पर अपना हर एक समाज को मैनेज की है, और हमको लगता है कि पिछले बार जो उनका 750 का जो अंतर था, ये उसको देखिए जो वैश्य समाज है वो तो 100% मिल रहा है, ठीक है, भूमिहार में अपने डेंट लगने से बचा लिया, और सहनी समाज में डिवीजन कर दिया। देखिए एक दलित और महादलित समाज है, उसको किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने चिराग पासवान और चिराग पासवान के जो चाचा हैं
जो केंद्र में मंत्री हैं, पशुपति कुमार पारस, दोनों को एक साथ लाकर वहां पर प्रचार करा दी। इससे दलित महादलित समाज का एक एक वोट एनडीए में गया है। ये महागठबंधन के कोई ऐसे नेता नहीं है जो ये दावा कर सकते हैं कि उनके पक्ष में ये वोट गिरा है। ये पूरी तरीके से ये एनडीए के पक्ष में गया है। तो हमको ऐसा लगता है कि महागठबंधन के वोट में पूरी तरीके से वहां बिखराव हो गया है। और आज के समाज में देखिए, कुशवाहा समाज में भी देखिए, जनता दल यूनाइटेड में उपेंद्र कुशवाहा एक बड़े नेता थे, लेकिन उपेंद्र कुशवाहा को कहीं ना कहीं दरकिनार करके उस तरीके से इस्तेमाल महागठबंधन नहीं की, जिसका फायदा भारतीय जनता पार्टी ने सम्राट चौधरी से पूरा किया। और सम्राट चौधरी बहुत बड़े फैक्टर एक कुर्नी में कुशवाहा समाज के लिए साबित होंगे। ये कल के रिजल्ट बताएंगे सुकन्या जी। हम और अमिताभ भाई फिर बैठेंगे और इस पर यहाँ पर चंदन जी ने बताया, एक नित्यानंद राय का फैक्टर बताया और दूसरा जो है सम्राट जी का फैक्टर बताया। आपको क्या लग रहा है, दोनों फैक्टर पे आप अग्री करेंगे या डिसअग्री? देखिए, मेरा ये मानना है, मैं चंदन जी की बात से ही सुकन्या जी निकाल रहा हूँ। चंदन भाई भी इसको बता देंगे कितना है। अगर यादव वोट में डिवीजन हुआ तो 95% यादव किस तरफ गए, और नित्यानंद राय कितने फीसदी यादव वोट दिला पाए हैं? अगर वो 5%, 2% दिला पाए हैं तो वो तब दिला पाए हैं जब बीजेपी उनको प्रदेश में तमाम बड़े पदों पर रखी और राष्ट्रीय राजनीति में लेके आई, गृह राज्य मंत्री उनको बना दी, अघोषित तौर पर मुख्यमंत्री का कैंडिडेट बना करके बिहार में दौरा करवाई। इस सब के बाद भी अगर 5% यादव का वोट नित्यानंद राय ले रहे हैं तो बीजेपी को ऐसी लीडरशिप की बहुत सारी बधाई और शुभकामनाएं। ऐसी ही लीडरशिप बीजेपी को खड़ी करनी चाहिए आगे के लिए। दूसरी बात यह है कि मल्लाह वोट कोर वोटर माना जाता रहा है बीजेपी का, और उस वोट में अगर बड़ा डिवीजन होता है, वो बिहार लोग उस पैमाने पर नीलाभ कुमार के साथ नहीं गए हैं जिस पैमाने पर मल्लाह लोग चले गए, और उसके भीतर का सबसे छोटा चंक, मतलब शेखर सहनी को मल्लाहों ने जितना पसंद किया उससे भी कम बीजेपी को वोट अगर मिला है तो ये बीजेपी की सफलता है या विफलता है? तो ये मैं दोनों चीजों को, और तीसरी बात सम्राट चौधरी का, आप देखिए कुशवाहा और कोयरी समाज सम्राट चौधरी को बड़ा नेता मानता है, उपेंद्र कुशवाहा को मानता है, या नीतीश कुमार को, या मनोज कुशवाहा को। विधानसभा उपचुनाव है, मनोज कुशवाहा लोकल वहां पर हैं, उनका ममहर रहा है, वो घूमते फिरते रहे, एक बार मंत्री रह चुके हैं, तो वहां के कुशवाहा और कोयरी समाज में सम्राट चौधरी नेता हो गए उनसे बड़े, या उपेंद्र कुशवाहा से भी बड़े वो नेता हो गए हैं कुढ़नी के संदर्भ। मुझे लगता है कि मनोज कुशवाहा के कारण कुशवाहा कम्युनिटी में ये भी था कि सीट वापस आ जाएगी, ये एक भाव रहता है। क्यों कुशवाहा ने विरोध में वोट किया उसी था? तरीके से अमिताभ भाई, मैं बीच में काट रहा हूं, उसी तरीके से देखिए, दो ऐसी जातियां हैं, यादव समाज और मुस्लिम समाज। इनके प्रत्याशी अगर जिस भी विधानसभा में और किसी भी पार्टी से रहे तो ये उसके तरफ घूम जाते हैं। तो आप तो देख रहे हैं कि किस तरीके से राष्ट्रीय जनता दल की सिटिंग सीट जदयू को चल गई। यही तो मैं बार बार कह रहा हूं कि नित्यानंद राय इसी में डिवीजन कराने में सफल रहे हैं। और सम्राट चौधरी और उपेंद्र कुशवाहा से बड़े नेता मनोज कुशवाहा नहीं है। अब देखिए, परसेंटेज की बात तो देखिए, वोटिंग जब ये रिजल्ट आएगा तब कहा जा सकता है। हम और आप दोनों आदमी आकलन कर सकते हैं। हाँ, कोई दावा नहीं कर सकता है। बिल्कुल 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 जी। तो कुल मिला के यही है कि मैं जहां से देख रहा हूं सुकन्या जी, मुझे ऐसा लगता है कि मुस्लिम वोटर में वो डिवीजन नहीं हुआ जो डिवीजन यहाँ निषादों के बीच हुआ है। ये मैं मानता हूं कि भूमिहारों में भी उस तरीके का डिवीजन नहीं है, लेकिन मल्लाहों का मेजर चंक जो कायदे से शिफ्ट होता बीजेपी में वो नहीं हो पाया। वो बड़ा चंक नीलाभ में शिफ्ट हुआ, और उसका एक बड़ा हिस्सा जो दूसरा हिस्सा था वो शेखर सहनी में, और तीसरा हिस्सा बीजेपी को मिला। कायदे से बीजेपी को सबसे बड़ा हिस्सा मिलना चाहिए था, वो नहीं है। यादवों में अगर मैं चंदन भाई की बात मान भी लूं तो भी मेजर चंक यादवों का, ये बात चंदन जी भी मानेंगे कि मेजर चंक यादवों का तेजस्वी यादव के साथ, चाहे उनकी अपील रही हो भाबू की, या लालू यादव के बेटे होने का रहा हो, या आरजेडी यादवों की पसंद रही है बिहार में पार्टी के तौर पर, उस सब के कारण भी मैं मानता हूं कि मेजर चंक जो है और बड़ा चंक वो शिफ्ट हुआ जेडीयू में। बिल्कुल। तो चलिए, अभी तो सब आकलन कर रहे हैं, दावे कर रहे हैं, और हमारा जो पैनल है वो पूरी तरीके से जो है थोड़ा इंक्लाइंड है, मुझे यहाँ आरजेडी महागठबंधन या जेडीयू की तरफ दिखाई दे रहा है। कल जब नतीजे आएंगे तो उसके बाद साफ हो जाएगा कि किसके दावों में कितना दम है, किसका आकलन कितना सही है। और जो क्लोज फाइट की बात कहकर बच निकल रहे हैं राजीव जी जैसे लोग, अगर क्लोज फाइट नहीं रहा, मुकाबला 5-10 हजार वोटों के अंतर वाला हो गया, तो फिर जवाब देना इनके लिए भी थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। इसी के साथ हमारी इस चर्चा में इतना ही।
बने रहिए आप बिहार तक के साथ, जो पैनल में सुकन्या कई समर्थक सुकन्या और सुकन्या और आप भी भी तो शायद आप भी क्लोज फाइट के ही आप बता रही थी ना कि आप भी क्लोज होस्ट तो मेरी मेरी जिम्मेदारी बनती है कि मैं बैलेंस रहूं सर। बीइंग होस्ट मेरी जिम्मेदारी बनती है। हाँ, एज अ एक्सपर्ट एक स्टैंड आप लोग ले सकते हैं, लेकिन देखते हैं कल क्या होता है सर। नहीं, मैं अमिताभ भाई और चंदन भाई को मैं रिगार्ड करूंगा, रिस्पेक्ट करूंगा कि देखिए दोनों अपने अपने रिसर्च किया है, अपने अपने बात करके लाए हैं और दोनों अड़े हुए हैं कि बीजेपी और एक महागठबंधन। कल मालूम चलेगा कि क्या बिल्कुल है, लेकिन बिल्कुल, ये और है इंतजार कि करें। आप भी मेरे ही साथ हैं, आप थोड़ा सा ही सही लेकिन एज दिए हुए हैं, बचिए हाँ, नहीं एज हैं। तो है, बिल्कुल एज तो है, मैं तो कह रहा हूँ एज है आपके चंदन भाई साथ। साबित हो गई तो आप भी हमारे साथ ही रहिएगा फिर। बिल्कुल उस दोनों हिसाब को से, हाँ एज तो है, बिल्कुल बिल्कुल तो जी। चलिए फिर कल फिर बातचीत करेंगे और देखेंगे कि आखिर किसका आकलन सही होता है। फिलहाल इस चर्चा में इतना ही।